friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए एसएसटी पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों की चल रही है। इसके अलावा सीडीपी पेपर 2 के लिए भी क्लासेस चल रही हैं। और देखिए इंग्लिश और हिंदी के लिए भी जल्द ही आप लोगों के पैसेज स्टार्ट कराऊंगी मैं। ठीक है, सारे पैसेज यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के, किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। और देखिए जो एनसीईआरटी के नोट्स की क्लासेस हैं, एनसीईआरटी के नोट्स की क्लासेस भी आप लोगों की ऑलमोस्ट हो गई हैं। तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए काफ़ी बेनिफिशियल नोट्स हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रमाबाई हैं, सेकेंड है उमा चक्रवर्ती, थर्ड है सोयराबाई, या फिर फोर्थ है अरुणधति रॉय। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जिन्होंने ये बुक लिखी है, जो ऑथर है वो कौन है, तो वो है उमा चक्रवर्ती। कौन है? उमा चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसके या उसकी शक्ति क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। केवल प्रतिभावान गुणी अधिगमकर्ताओं पर ही ध्यान देंगे। देखिए जो पहले से ही गुणी और अधिगमकर्ता प्रतिभावान हैं तो सिर्फ उन पर ही ध्यान केंद्रित करना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। मंद बुद्धि अधिगमकर्ताओं और मंद अधिगमकर्ता जैसे का वर्गीकरण का प्रयोग करेगा। देखिए लेबलिंग बच्चों को नहीं करनी है। क्या आप सेग्रीगेट करोगे बच्चों को कि जो एक्सपर्ट बच्चे हैं उनको अलग कर दोगे, जिनका थोड़ा टैलेंट कम लो है उनको आप अलग कर दोगे, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ है दिव्यांग अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति दिखाएंगे। देखिए जो बच्चे क्या होते हैं, चैलेंज जो होते हैं, देखिए उनको आप लोगों को क्या करना है, सिंपैथी नहीं दिखानी है। उनको ये नहीं शो कराना कि उनके अंदर कोई डिसीज़ है, ठीक है, कोई विकार उनके अंदर है। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 1 कि विश्वास करेंगे कि प्रत्येक बच्चे के पास उसका या उसकी शक्ति और क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, विद्यार्थियों को युद्ध की विवत्सा के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए एवं शांतिपूर्ण विकल्पों को सुझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उपरोक्त जो उपागम है वो उदाहरण है। फर्स्ट दिया गया है अंतर्विषयक उपागम का, समावेशी उपागम का, बहुविषयक उपागम का, या फिर इकाई उपागम का। तो देखिए एक एक करके चारों को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इनमें। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं अंतर्विषयक उपागम। तो देखिए जो अंतर्विषयक उपागम होते हैं इनमें क्या होता है, अलग अलग विषयों और दृष्टिकोणों पर विचार करना। देखिए क्या करते हैं इसमें, अलग अलग विषयों और दृष्टिकोणों पर विचार करना। ठीक है, उनमें अंतर करना, तुलना करना। देखिए अंतर या फिर तुलना जो है वो किस में शामिल है, वो है अंतर्विषयक उपागम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है वो है समावेशी उपागम, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो देखिए जो समावेशी उपागम होता है इसमें क्या होता है, विविध दृष्टिकोणों को उजागर किया जाता है। देखिए बच्चे के विविध दृष्टिकोणों को उजागर करना। ठीक है, अब देखिए विविध दृष्टिकोणों को उजागर करेंगे, जैसे अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लोगों के थ्रू भी हो सकता है, विविध लोगों को हम ले लें, संगठनों को ले लें, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रों को ले लें। तो ये सब क्या होते हैं, ये इंटीग्रेटेड उपागम में ही शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट आता है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, बहुविषयक उपागम, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ही विषय का अध्ययन विभिन्न विषयों का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक ही विषय का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विषयों का उपयोग किया जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो बहुविषयक उपागम होता है, जो विभिन्न विषयों द्वारा विषय या मुद्दों को चित्रित करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, वो होता है बहुविषयक उपागम। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिट उपागम, इकाई उपागम। तो देखिए इकाई उपागम क्या होता है, ये होता है कि यहाँ पर छात्र जो करते हैं, देखिए किसी भी विषय वस्तु को गहराई से समझने में मदद करता है। ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी विषय वस्तु को गहराई से, ठीक है, गहराई से पढ़ने में मदद करता है ये। और यहाँ पर बच्चे की आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। ठीक है, कौन सी सोच,
आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। कौन से उपागम में? यूनिट उपागम में। यूनिट मतलब देखिए सिंगल चीज़, मतलब हम कोई भी एक विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, उसको गहराई से समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी? डीप नॉलेज हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है, तो यूनिट उपागम हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर अध्यापिका जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो कौन सा उपागम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? तो देखिए विविध विषयों से सूचना का प्रयोग कर रहा है बच्चा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर समावेशी उपागम का यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं? विविध दृष्टिकोणों को उजागर करना बच्चों के, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो देखिए गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाएं, जन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू हिंसा के मामलों में जांच, या फिर निचली अदालत से ऊपरी अदालत में किसी मामले की लेकर अपील का प्रावधान। तो देखिए किसी मामले को लेकर के अपील का प्रावधान, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो देखिए सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। जो डी.के. बासु दिशा निर्देश हैं उनमें किस चीज़ के बारे में लिखा गया है? गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाएं जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पर बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। आर दिया गया है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए जनसंख्या वितरण जो होता है उसमें पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्य के लोगों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा जो बहुमत दल का विरोध करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों या मंत्रियों द्वारा, या फिर विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो देखिए जो राज्यसभा के अधिकांश सदस्य हैं उनका जो चुनाव होता है वो किनके द्वारा होता है? तो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो इनका चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आतपन प्रभावित होता है बादलों द्वारा, अक्षांश द्वारा, जलवाष्प एवं धूल कणों द्वारा। तो देखिए आतपन जो सूर्य के द्वारा जो किरणें आती हैं, ठीक है, वो किससे प्रभावित होती हैं? तो देखिए बादलों द्वारा होती हैं, अक्षांश द्वारा होती हैं, जलवाष्प और धूल कणों के द्वारा होती हैं। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आतपन है वो इन तीनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है 1990 के दशक में मध्य प्रदेश से तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्न में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था? तो देखिए 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में जो संचालित संघर्ष था वो किसके उपरांत, मतलब किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया? जीविका के अधिकार को, सूचना के आधार को, या फिर भूमि का अधिकार, या फिर वन उत्पाद का अधिकार। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो ये अधिकार चलाया, किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था? तो वो था जीविका का अधिकार। क्या था? जीविका का अधिकार जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कभी कभी आते हैं। अगर आप लोगों का गुड लक है तो ये एक बोनस मार्क्स होता है अगर आप लोगों को पता है तो। देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मरुस्थलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए पॉइंट दिया गया है, मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। देखिए यहाँ पर विशेषता है कि यहाँ केवल, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा कि केवल यहाँ पर उच्च तापमान ही पाया जाता है। सी पॉइंट है, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके भी पाए जाते हैं। तो देखिए सी पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ए और सी पॉइंट क्या है यहाँ पर सही हैं।
ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने के समर्थ बनाता है? तो देखिए मौलिक अधिकार हैं, मौलिक दायित्व हैं, संसदीय व्यवस्था है या फिर नीति निर्देशक तत्व हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा अधिकार है जो हम लोगों को समर्थ बनाता है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा करके कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा किसमें लिखा गया? तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें अनुमति देते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो कौन हमें समर्थ बनाता है? तो हमारे कौन से हैं? मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। आग्नेय शैल मैग्मा से बनती है, दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा? तो देखिए ए और बी पॉइंट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि पृथ्वी की परपटी वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। ठीक है, आग्नेय शैल जो होती हैं वो मैग्मा से बनती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दक्कन पठार जो है वो ग्रेनाइट से बना होता है, ये क्या है? यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल ए और बी पॉइंट ही यहाँ पर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। व्यापारिक पवनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ये सिर्फ सर्दियों में चलती हैं। व्यापारिक पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, या फिर ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती हैं। तो देखिए जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनके बारे में कौन सा यहाँ पर कथन सही है? तो देखिए जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें। ए दिया गया है, 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। विभाजन का एक मुख्य कारण यह था कि पूर्व में बंगला बोलने वाले लोगों को यहाँ की उनके भाषा और पहचान को कुचला जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर जो व्याख्या कर रहा है, देखिए जो बी कथन है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है कि यहाँ पर जो पूर्व के बांग्ला बोलने वाले लोग थे उन लोगों को यह लगा कि उनके भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। और देखिए जो बी है, बी कथन है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण के पीटते थे। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा जूठन से लिए गए उदाहरण के उपयोग में आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। लेख की व्याख्या तथा समझने के लिए, वाल्मीकि के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, क्यों वाल्मीकि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया इसका तर्क देने के लिए, या फिर वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? वाल्मीकि जी के जो एक्सपीरियंस थे, उनके जो अनुभव थे, उन पर आत्मविश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अंग्रेज़ों द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए जो बंगाल का विभाजन था उसका मुख्य कारण क्या था? बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था। बंगाल के लोग यह मांग की थी प्रशासनिक सुविधा के लिए, या फिर बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो बंगाल का विभाजन था उसका मुख्य कारण था कि बंगाल के जो राष्ट्रवादियों हैं, राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सामाजिक हशियाकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए हशियाकरण से क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, कई व्यक्ति हशियाकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। हशियाई समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभव करता है। हशियाकरण प्राय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में
किसी एक में ही महसूस किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट सही हैं वो हैं ए और बी, केवल ए और बी ही यहाँ पर सही हैं, क्योंकि देखिए जो सी पॉइंट है वो यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि जो हशियाकरण है वो बोला है इन्होंने कि वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किया जाता है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, कौन से पॉइंट सही हैं? केवल ए और बी ही यहाँ पर क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए पॉइंट दिया गया है, कांग्रेस के मध्यमार्गी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई। कारण दिया गया है, मध्यमार्गियों को ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। और जो देखिए यहाँ पर जो ए है, ए की सही व्याख्या करता है आर, क्योंकि देखिए मध्य मार्गियों को ये लगता था कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के मध्य मार्गी धड़ों ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई थी। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉइंट जो है वो सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न कथनों ए और आर पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। देखिए प्रत्येक व्यक्ति की सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए पानी तक, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। बिल्कुल सही पॉइंट है। पृथ्वी के अंदर होने वाली जो गति है, ठीक है, उसके लिए आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं उत्तरदायी होती हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है कि जो पृथ्वी के अंदर गति होती है उसके लिए आंतरिक और बाहरी दोनों ही कारक क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए कथन ए दिया गया है, पाठ्य वस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया है उसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। जो पाठ के अंत में प्रश्न दिए हुए होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं कि हम देख सकते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, उनके आकलन के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। कथन सेकंड दिया गया है, पाठ में उठाए गए मुख्य संप्रतियों को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों को अपने शब्दों में समझाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा कथन बसबन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है? ए पॉइंट दिया गया है, इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था या फिर इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया था। तो देखिए जो बसबन्ना द्वारा आरंभ किया गया वीर शैव आंदोलन था उसमें क्या पॉइंट सही है? तो देखिए केवल ए ही पॉइंट यहाँ पर सही है। इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ना तो यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था, ना ही शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया। यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है? केवल ए यहाँ पर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। जो गांधी जी थे वो भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। वे सोचते थे कि औपचारिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। देखिए ये पॉइंट मैंने आप लोगों को गांधी वाले चैप्टर में कराए हैं, ठीक है, जिसमें गांधी जी का पूरा चैप्टर दिया गया है। उसमें देखिए सारे पॉइंट्स आपको ये एज इट इज़ लिखे हुए हैं, बिल्कुल सेम पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं और बी जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। यूरोप में बोर्ड के उत्पादों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा? देखिए यूरोप में जो बोर्ड थे, बोर्ड के उत्पादकों ने
किस भारतीय फसल को उनके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा, उनके कंपटीशन के रूप में देखा? कपास को, काली मिर्च को, जूट को या फिर नील को? तो देखिए यहाँ पर कौन सी खेती होती थी जिसको इन्होंने प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा था? तो वो होती थी नील की खेती। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।